हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे बफर सिस्टम। देखिए, बफर सिस्टम की बात करें तो बफर सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जिसमें कुछ केमिकल्स और कुछ ऑर्गन इंक्लूड्स हैं। बफर सिस्टम की अगर हम बात करें तो बफर सिस्टम में क्या है, कुछ केमिकल्स कुछ ऑर्गन इंक्लूड है जो पीएच को बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। जब थोड़ा बहुत भी पीएच में डिस्टरबेंस आ जाता है, चेंज हो जाती है, उस दौरान ये केमिकल्स और ये ऑर्गन क्या काम करते हैं, ये ऑर्गन और केमिकल पीएच को बैलेंस करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, उनको क्या बोलते हैं, बफर सिस्टम बोलते हैं। नॉर्मल जो हमारी ब्लड की पीएच होती है वो होती है 7.35 से 7.45। जब तक पीएच इस रेंज में है ये बफर सिस्टम एक्टिवेट नहीं होता। जैसे ही पीएच 7.35 से कम या 7.45 से ज्यादा आपकी पीएच हो जाएगी तो आपकी बॉडी में एक अलग सिस्टम एक्टिवेट हो जाएगा जिसको आप क्या बोलते हो, बफर सिस्टम बोलते हो। ठीक है, अब बफर सिस्टम दो टाइप का होता है, इसमें दो चीजें इंक्लूड है। देखिए बफर सिस्टम क्या है, क्या क्या चीजें इसमें इंक्लूड है। पहला पॉइंट, बफर सिस्टम दो टाइप से बटा हुआ है। प्राइमरी बफर, प्राइमरी बफर्स और सेकेंडरी बफर्स। प्राइमरी बफर्स और सेकेंडरी बफर्स। बफर्स में दो हिस्से हैं। प्राइमरी बफर्स में आगे चार टाइप के हैं प्राइमरी बफर्स। पहला बफर हीमोग्लोबिन बफर, दूसरा प्रोटीन बफर प्राइमरी बफर, तीसरा बाइकार्बोनेट बफर, बाइकार्बोनेट और कार्बोनिक एसिड बफर, और चौथा फॉस्फेट बफर। देखिए जो प्राइमरी बफर्स है वो चार टाइप के होते हैं, हीमोग्लोबिन बफर, प्रोटीन, बाइकार्बोनेट और कार्बोनिक एसिड बफर और फॉस्फेट बफर। ये क्या होता है मैं आपको समझाऊंगा साथ साथ। पहले प्राइमरी बफर की बात करें। देखिए प्राइमरी बफर खुद कुछ काम नहीं करेंगे, प्राइमरी बफर सेकेंडरी बफर की हेल्प से अपना काम कंप्लीट करेंगे। मतलब बफर सिस्टम का काम है इम्बैलेंस पीएच को बैलेंस करना। अब ये बैलेंस करने में कैसे हेल्प करेंगे, ये अकेले खुद नहीं कर सकते भाई, इनको हेल्प करने में किसकी रिक्वायरमेंट होगी, सेकेंडरी बफर की रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है, अब इसमें प्राइमरी बफर में बात करें हम, जो पहला बफर है जिसका क्या नाम है, हीमोग्लोबिन बफर। देखिए हीमोग्लोबिन बफर क्या है, हीमोग्लोबिन बफर एक्चुअल हीमोग्लोबिन से ही बिना हुआ है। हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन वही जो आरबीसी की सरफेस पे होता है उसी हीमोग्लोबिन की बात करें हम, डिटेल में नहीं जाएंगे, ज्यादा कंसेप्ट समझेंगे। हीमोग्लोबिन बफर कैसे आपकी पीएच को बैलेंस करने में हेल्प करता है। ठीक है, देखिए हीमोग्लोबिन बफर या ये बफर सिस्टम तब आपकी बॉडी में एक्टिवेट होता है तब आपकी पीएच डिस्टर्ब हो जाएगी। जब आपकी पीएच डिस्टर्ब हो जाती है, मान लो ये है आपकी नॉर्मल पीएच, ये पीएच डिस्टर्ब दो तरीके से हो सकती है। या तो ये पीएच कम हो जाए, कम मतलब 7.35 से कम हो जाए, या ये पीएच 7.45 से ज्यादा हो जाए। पीएच डिस्टर्ब होने का मतलब क्या है, पीएच इम्बैलेंस होने का मतलब क्या है, या तो आपकी पीएच 7.3, क्योंकि नॉर्मल जो रेंज है वो है 7.35 से 7.45, नॉर्मल पीएच इतनी होती है। बार बार एग्जाम में पूछा गया है, एम्स वाले दो तीन बार पूछ चुके हैं भाई इस एग्जाम को, इस क्वेश्चन को, नॉर्मल पीएच कैसी होती है सबको पता होता है, फिर भी ध्यान रखना छोटी मोटी मिस्टेक कर देते हैं बच्चे। अब बात करें, पीएच इम्बैलेंस दो तरीके से हो सकती है, या तो आपकी पीएच कम हो जाए या पीएच ज्यादा हो जाए। पीएच कम का मतलब है, पीएच कम का मतलब है पेशेंट को अंदर एसिड का लेवल बढ़ जाना। ठीक है, देखो पीएच समझने के लिए आपको पीएच पेपर पीएच स्केल पे जाना पड़ेगा। पीएच स्केल जो है वो 1 से लेके 14 तक की रीडिंग होती है, जिसमें 1 2 3 4 ऐसे करके 14 तक चलेगा। इसमें जो 7 होता है, 7 नंबर जो है, पीएच अगर किसी की 7 है वो तो होता है न्यूट्रल, न्यूट्रल। और अगर 7 से किसी की पीएच कम है वो है एसिडिक सॉल्यूशन या एसिड, और जिसकी पीएच 7 से ज्यादा है वो है एल्कलाइन। दो बातें भाई, पीएच पेपर से आप पता लगा सकते हो पीएच स्केल से कि किसी केमिकल की पीएच कितनी। ठीक है, ब्लड की पीएच की बात हो रही है यहाँ पे। अगर ब्लड की पीएच देखोगे
तो 7.35 से 7.45 है। बॉडी इसी पीएच को इसी रेंज में बना के रखती है, लेकिन अगर बाई चांस ये डिस्टर्ब हो जाए तो फिर बफर सिस्टम एक्टिवेट होगा। पहले थोड़ा पीएच के बारे में समझते हैं। आ जाओ, पीएच 7 पे होती है न्यूट्रल, नेचुरल न्यूट्रल है बिल्कुल। 7 से कम होगा तो एसिड बढ़ेगा, 7 से ज्यादा होगा तो एल्कलाइन बढ़ेगा। ज्यादा से ज्यादा पीएच 14 हो सकती है, कम से कम पीएच 1 हो। ठीक है, अब बात करें ये पीएच। अब अगर आपकी पीएच 7.35 से कम हो जाए, मतलब ब्लड की जो नॉर्मल पीएच उससे कम होगा, तो आपके शरीर में एसिड बढ़ेगा। और ऐसी कंडीशन जिसमें आपके शरीर में एसिड बढ़े, इसको बोलते हैं एसिडोसिस। ऐसी कंडीशन जिसमें आपके शरीर में एसिड बढ़ेगा, इसको क्या बोलते हैं? एसिडोसिस। और दूसरा 7 से ज्यादा, 7.45 से अगर आपकी पीएच ज्यादा होगी तो उसमें एसिड नहीं, दूसरा केमिकल एल्कलाइन या जिसको आप बेस बोलते हो, ये बढ़ेगा। एल्कलाइन या फिर बेस बढ़ेगा। एल्कलाइन बोल दो, बेस बोल दो, एक ही बात है। बेस बढ़ेगा, एल्कलाइन या बेस बढ़ेगा तो इससे होगा एल्कलोसिस। तो ब्लड की जब पीएच डिस्टर्ब होगी तो दो प्रकार की एब्नॉर्मलिटी पीएच की देखने को मिलेगी, एसिडोसिस और एल्कलोसिस। पॉइंट नंबर 1, यहाँ पे एसिडोसिस और एल्कलोसिस एक कंडीशन में और हो सकता है, समझना पड़ेगा। या तो आपके शरीर में एसिड बढ़ जाए या फिर आपके शरीर में बेस कम हो जाए, तब भी आपके शरीर में एसिडोसिस ही होगा। देखो, दो कंडीशन में आपकी बॉडी में एसिडोसिस हो सकता है, मतलब पीएच जो है वो कम हो सकती है। ऐसे समझो, पहला कि एसिड का लेवल बढ़ जाए, तो मैंने बता दिया जब एसिड जितना बढ़ेगा उतना ही पीएच कम होगी, कम होगी तो कम की ही बात कर रहे हैं। दूसरा मैंने बोला बेस कम हो जाए तो भी आपके शरीर में एसिडोसिस की कंडीशन क्रिएट हो सकती है। देखो, बेस इस तरफ बढ़ेगा तो ये तो है एल्कलोसिस, लेकिन बेस कम होगा मतलब इस तरफ आएगा। पीएच पेपर पे अगर आप इस तरफ आते हो, पीएच कम होती आती है, तो इसका मतलब बेस क्या हो रहा है? कम हो रहा है। इस तरफ बेस बढ़ रहा है, इस तरफ बेस कम हो रहा है, तो बेस कम होने पे भी क्या होगा? एसिडोसिस। दूसरा इसका अपोजिट, यहाँ पे एल्कलाइन या बेस बढ़ेगा तो यहाँ पे एसिड क्या होगा? ये एसिड क्या होगा? कम। अगर आपके शरीर में एसिड कम होगा तब भी क्या होगा? एल्कलोसिस होगा। और अगर एल्कलाइन या बेस ज्यादा होगा तब भी एल्कलोसिस होगा। ये कंसेप्ट समझ में आया भाई? ये इसलिए पढ़ना जरूरी है क्योंकि आप पढ़ रहे हो बफर सिस्टम। बफर सिस्टम में पीएच इम्बैलेंस होगी, तो मतलब कंडीशन एसिडोसिस और एल्कलोसिस को ही हमें ट्रीट करना होता है, अपने आप बॉडी ट्रीट करती है। तो कैसे करती है, मैंने सारा कंसेप्ट आपको सिखा दिया यहाँ पे। एक और समझो, ये एसिड और बेस का क्या एक्चुअली क्या है भाई? दिक्कत ये है, जब आपकी पीएच नॉर्मल रेंज में होती है तब आपके शरीर में एसिड और बेस का जो लेवल होता है वो बराबर होता है। सुनो भाई, बात को समझो। ये पीएच आपकी नॉर्मल रेंज में है, नॉर्मल मान लो पीएच 7.35 से 7.45 है, तो आपके ब्लड में एसिड और बेस का लेवल बराबर होगा। बराबर मतलब इक्वल होगा। लेकिन किसी कंडीशन से, मैंने एक कंडीशन ले ली, आपके शरीर में एसिड का लेवल बढ़ा दिया, लो भाई एसिड बढ़ा दिया। अब इन दोनों में जब आप कंपेयर करोगे तो अल्टीमेट बढ़ा हुआ क्या है? एसिड बढ़ा हुआ है, तो एसिड बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा? एसिडोसिस हो जाएगा। लेकिन दूसरी कंडीशन में ये एसिड और बेस अभी दोनों बराबर थे, लेकिन अब की बार क्या होगा? बेस कम होगा। लो भाई बेस कम कर दिया। अब भी आप, हालांकि बेस कम होगा टोटल में से, लेकिन अब भी आप देखोगे तो आपको क्या नजर आ रहा है? इन दोनों में से कौन सा बढ़ा हुआ है? एसिड बढ़ा हुआ है। और जब आपके शरीर में एसिड बढ़ेगा, एसिड बढ़ेगा तो उसको आप क्या बोल रहे हो? एसिडोसिस बोल रहे हो। इसलिए एसिड बढ़ेगा तो भी एसिडोसिस, बेस कम होगा तो भी एसिडोसिस। क्लियर यहां तक? दूसरी इस पे आओ, सेम लॉजिक कंसेप्ट इसका है। एल्कलाइन या बेस बढ़ेगा तो एल्कलोसिस होगा। लो भाई ये बेस था, ये बढ़ा दिया, टोटल आप देखोगे तो कौन सा बढ़ा हुआ है? बेस बढ़ा हुआ है, तो बेस बढ़ा हुआ है तो भाई एल्कलोसिस होगा। ये तो जनरल कंसेप्ट है। लेकिन एसिड कम होगा तो कैसे होगा? देखो दोनों बराबर थे, अब की बार क्या किया मैंने? एसिड को कम कर दिया। दोनों में कंपेयर करोगे तो क्या बढ़ा हुआ है? बेस बढ़ा हुआ। और आपको तो पता है जब बेस या एल्कलाइन बढ़ा हुआ उसको क्या बोलते हो? एल्कलोसिस बोलते। इसलिए मैंने लिखा एसिड बढ़ेगा तो भी एसिडोसिस, बेस कम होगा तो भी एसिडोसिस, एल्कलाइन या बेस ज्यादा होगा तो एल्कलोसिस, और एसिड कम होगा तो भी एल्कलोसिस। ये इसका जनरल कंसेप्ट था यहां तक। अब आपको एसिड और बेस का थोड़ा सा नॉलेज हो गया। अब एक कंसेप्ट और एसिड से रिलेटेड बता देता हूं जो अपने काम आएगी बेसिक्स में। एसिड क्या है? एसिड ऐसे केमिकल्स होते हैं भाई जिनकी पीएच 7 से कम होती है। पॉइंट नंबर 1,
दूसरा पॉइंट, टेस्ट में खट्टे होते हैं, श्योर इन टेस्ट, खट्टे। तीसरा पॉइंट, इनके एग्जाम्पल H पॉजिटिव आयन, ये अपने साथ H पॉजिटिव आयन कैरी करते हैं। ध्यान रखना भाई, एसिड ऐसे केमिकल्स होते हैं जो अपने साथ क्या कैरी करते हैं, H पॉजिटिव आयन कैरी करते हैं। केमिकल्स है मतलब सर एग्जाम्पल है भाई हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या है, एक एसिड है। देखो इसमें ये बात कैसे प्रूफ होगी H पॉजिटिव, इस हाइड्रोक्लोरिक एसिड का जो फॉर्मूला है वो है HCl। क्या फॉर्मूला है, HCl। जब आप इसको ब्रेक करोगे तो आपको H पॉजिटिव आयन और Cl नेगेटिव मिलेगा। तो क्या इसमें H पॉजिटिव आयन मिल रहे हैं, मिल रहे हैं। तो मैंने बताया कि एसिड एक ऐसा केमिकल है जो H पॉजिटिव आयन कैरी करेगा, या जिसमें भी H पॉजिटिव आयन है वो क्या होगा, एसिड होगा। खुद H पॉजिटिव आयन भी अगर आपकी बॉडी में बढ़ेंगे तो अल्टीमेट आपके शरीर में एसिड बढ़ रहा है। तो लॉजिक कंसेप्ट ये था कि एसिड का एग्जांपल क्या है, H पॉजिटिव आयन। एक तो H पॉजिटिव आयन भी आपके शरीर में एसिड है। दूसरा CO2 कार्बन डाइऑक्साइड नेचुरल जो आपके शरीर में प्रेजेंट है, ये भी आपके शरीर में एसिड की तरह ही बिहेव करती है। कैसे करती है सर, देखिए ये CO2 क्या होती है, आपके शरीर में पानी के साथ रिएक्शन कर लेती है, वाटर के साथ, और क्या बना देती है, H2CO3। क्या बना देती है, H2CO3। और आपको पता है H2CO3 क्या है, H2CO3 क्या है, एक एसिड ही। तो अल्टीमेट CO2 जितना आपके शरीर में बढ़ेगा उतना ये पानी तो फ्री का है, पानी तो आपकी बॉडी में है, पानी के साथ मिक्स होके क्या बना देगा, कार्बोनिक एसिड। इसका क्या नाम है, इसका नाम है कार्बोनिक एसिड। उतना ही आपके शरीर में कार्बोनिक एसिड बनेगा, अल्टीमेट एसिड का फॉर्मेशन होगा। तो जितना CO2 आएगा शरीर में उतना ही एसिड बढ़ेगा। तो दो एसिड के बारे में मैंने 2-3 बातें बताई आपको। पहला पॉइंट, एसिड ऐसे केमिकल है जो H पॉजिटिव आयन अपने अंदर कैरी करते हैं, या सिंपल खुद H पॉजिटिव आयन भी कैसे नेचर का है, एसिड नेचर का। ये pH को क्या करेगा, कम, एसिड pH को कम करता है। दूसरा पॉइंट, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड भी आपके शरीर में एसिड की तरह ही काम करती है। कैसे सर, ये CO2 वाटर के साथ केमिकल रिएक्शन करके क्या बना देती है, बाइकार्बोनिक एसिड। क्या बना देती है, एसिड। और बाइकार्बोनिक एसिड आपके शरीर में बढ़ेगा तो अल्टीमेट क्या बढ़ रहा है, एसिड। और एसिड बढ़ेगा तो ये क्या करेगा, आपकी pH को कम करेगा। तो आपके शरीर में ज्यादा CO2 इकट्ठी होगी तो भी आपके शरीर में एसिड इकट्ठा होगा। और आप सबको पता है एसिड बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा, एसिडोसिस हो जाएगा। क्लियर है भाई, यहाँ तक कुछ पॉइंट समझ में आए। अगर आपको समझ में नहीं आया तो एक बार दोबारा रिपीट करके वीडियो देख सकते हो, ठीक है। सारे लॉजिक कंसेप्ट सिंपल है। दूसरा, इसके अपोजिट दूसरा और बात करते हैं, दूसरा है बेस। आ जाएगा भाई यहाँ पे, देखो बेस की बात करते हैं, अलग पेन से लिख देते हैं, अलग कलर से लिख देते हैं। देखिए दिख रहा है साफ साफ, ठीक है। बेस ऐसे केमिकल्स हैं जो जिनकी pH 7 से ज्यादा होगी। पॉइंट नंबर 1, बेस ऐसे हैं जिनकी pH 7 से ज्यादा होगी। दूसरी बात, 7 से ज्यादा pH होगी, टेस्ट में बिटर होंगे, कड़वे। टेस्ट में कैसे होंगे, कड़वे होंगे, बिटर होंगे, कड़वा टेस्ट होता है, ठीक है। तीसरा पॉइंट क्या है, ये अपने अंदर HCO3 नेगेटिव और OH नेगेटिव आयन रखते हैं। जैसे एसिड अपने अंदर H पॉजिटिव आयन रखता है, वैसे ही बेस या एल्कलाइन अपने अंदर OH नेगेटिव या HCO3 नेगेटिव आयन रखता है। क्लियर यहाँ तक। अब OH नेगेटिव जिस भी केमिकल के अंदर होगा वो क्या होगा, बेस होगा, या HCO3 नेगेटिव जिसके अंदर होगा वो बेस होगा, या खुद HCO3 नेगेटिव अगर आपके शरीर में बढ़ा, जिसको आप कार्बोनेट बोलते हो, बाइकार्बोनेट, या फिर OH नेगेटिव हाइड्रोक्साइड, ये दोनों आपके शरीर में जब भी बढ़ेंगे तो समझ लेना ये क्या कोज करेंगे, एक्चुअली ये आपके शरीर में बेस का लेवल बढ़ाएंगे। बेस मतलब एल्कलाइन का लेवल बढ़ेगा, और जब भी आपके शरीर में बेस या एल्कलाइन का लेवल बढ़ेगा वो क्या कोज करेगा, एल्कलोसिस कोज करेगा। इस तरीके से पहले एसिड बेस जर्नल बताया मैंने, जर्नल के बाद ये बढ़ेंगे और घटेंगे तो कैसे pH को अफेक्ट कर रहे हैं, या कैसे pH इम्बैलेंस क्रिएट करेंगे, मतलब एसिडोसिस या एल्कलोसिस करेंगे। अब आपके शरीर में अगर pH डिस्टर्ब हो जाए तब आपके शरीर में कौन सा सिस्टम काम करेगा, बफर सिस्टम काम करेगा। और बफर सिस्टम काम करने के लिए 2 टाइप के बफर है, प्राइमरी बफर और सेकेंडरी बफर। और अब हम पढ़ रहे थे प्राइमरी बफर का, फर्स्ट बफर का क्या नाम था, हीमोग्लोबिन बफर। देखिए अब समझ में आएगा आपको सारा।
कि हीमोग्लोबिन बफर एक्चुअल काम कैसे करेगा। आपकी नॉलेज के लिए बता दूं, हीमोग्लोबिन बफर तब एक्टिवेट होगा या बफर सिस्टम तब एक्टिवेट होगा जब आपके शरीर की पीएच जो होगी वो डिस्टर्ब होगी। पीएच क्या होगी, इम्बैलेंस होगी, तभी आपके शरीर में बफर सिस्टम एक्टिवेट होगा। तो हम अभी हीमोग्लोबिन बफर की बात कर रहे हैं। लो भाई, ये आपका ब्लड है और ये ब्लड में पड़ा हुआ है हीमोग्लोबिन, यहां लगा देते हैं समझने के तौर पे। ये है तो ब्लड के अंदर, इसका नाम है हीमोग्लोबिन। ये हीमोग्लोबिन आपके ब्लड में प्रेजेंट है, लेकिन समझाने के लिए यहाँ रखा है। ये कब एक्टिवेट होगा, ये बफर सिस्टम पीएच को कैसे बैलेंस करेगा, ये दो कंडीशन में होगा। या तो आपके शरीर में एसिडोसिस हो या आपके शरीर में एल्कलोसिस हो। समझो बात को। हीमोग्लोबिन बफर जो प्राइमरी बफर का फर्स्ट बफर है, ये कब एक्टिवेट होगा, कब काम करेगा, ये तब काम करेगा जब आपके शरीर में या तो आपकी पीएच 7 से कम हो जाए या आपकी पीएच 7 से ज्यादा हो जाए। अगर आपकी पीएच 7 से कम हो जाए इसको बोलते हैं एसिडोसिस, अगर आपकी पीएच 7 से ज्यादा हो जाए इसको बोलते हैं एल्कलोसिस। एसिडोसिस दो कंडीशन में क्रिएट हो सकता है, या तो आपके शरीर में एसिड का लेवल बढ़ जाए या बेस का लेवल कम हो जाए। और एल्कलोसिस आपके बॉडी में दो तरीके से बढ़ सकता है, या तो आपके शरीर में एल्कलाइन या जिसको आप बेस बोलते हो इसका लेवल बढ़ जाए, या इसका अपोजिट इंडिकेटर एसिड का लेवल कम हो जाए। इन दो कंडीशंस में ये आपके शरीर में एल्कलोसिस कोज होगा। एल्कलोसिस मतलब सर पीएच आपकी 7 से ज्यादा हो जाए। अब मान के चलो कि हल्का फुल्का आपकी पीएच में डिस्टरबेंस हो गया, तो मैंने बताया था जब भी आपकी पीएच में थोड़ा बहुत इम्बैलेंस होगा आपके शरीर में बफर सिस्टम एक्टिवेट हो जाएगा, और बफर सिस्टम का एक एक पार्ट इस पीएच को, इम्बैलेंस पीएच को बैलेंस करने में हेल्प करेगा। कैसे करेगा, देखो फर्स्ट पॉइंट को पढ़ते हैं। अगर आपके शरीर में एसिडोसिस हो जाए तो कैसे काम करता है, इसके लिए थोड़ा हीमोग्लोबिन पे आना पड़ेगा। हीमोग्लोबिन के पास खुद के कुछ चैनल्स होते हैं जिनसे कुछ केमिकल्स एक्सचेंज कर सकता है। और उन केमिकल्स की बात करें हम, देखिए उन केमिकल्स की हम बात करें तो इसके पास दो टाइप के केमिकल हैं, क्लोराइड और बाइकार्बोनेट। दो प्रकार के हीमोग्लोबिन के पास दो प्रकार के एक्सचेंजर है, मतलब एक चैनल पे दो एक्सचेंजर है, एक क्लोराइड एक बाइकार्बोनेट। ठीक है, जब आपके शरीर की पीएच डिस्टर्ब होगी तो ये हीमोग्लोबिन इनको एक्सचेंज करके आपकी पीएच को ठीक करने में मदद करता है। सर ये कैसे करेगा, देखो क्लोराइड का कोई लेना देना नहीं है, क्लोराइड का कोई लेना देना नहीं है पीएच को बैलेंस इम्बैलेंस करने में, क्योंकि है ही नहीं इसका रोल। लेकिन ये जो बाइकार्बोनेट लिखा हुआ है HCO3 नेगेटिव, ये क्या है, ये बेस होता है नेचर में। जब मैंने आपको बेस समझाया हल्का कंसेप्ट, तो मैंने आपको बताया कि बेस ऐसे केमिकल्स हैं जो अपने अंदर HCO3 जिसको आप बाइकार्बोनेट बोलते हैं ये कैरी करता है। मतलब अगर आपके ब्लड में से ये बाइकार्बोनेट कम या ज्यादा होंगे, कम होंगे तो वो एसिडोसिस कोज कर सकता है, ज्यादा होंगे तो वो एल्कलोसिस, मतलब पीएच को डिस्टर्ब भी कर सकता है और वापस पीएच को सेट भी कर सकता है, ठीक भी कर सकता है। मान लो एसिड की कमी है, मैंने एसिड बढ़ा दिया ब्लड में तो बैलेंस हो गया ना। इस तरीके से ये काम करेगा। कैसे काम करेगा, हीमोग्लोबिन बफर के पास दो चीजें हैं, क्लोराइड आयन और बाइकार्बोनेट आयन। देखो क्लोराइड का कोई लेना देना नहीं है पीएच को, लेकिन इसका लेना देना, ये क्या है, ये बेस नेचर का होता है। कैसे नेचर का होता है, बेस नेचर का होता है। बाइकार्बोनेट बेसिक नेचर का होता है। अब जब मेरे शरीर में एसिडोसिस है तो सिंपल समझना पड़ेगा, मेरे शरीर में एसिड क्या हुआ है, बढ़ा हुआ, और बेस क्या है, कम। बेस क्या है, कम। ये कैसे नेचर का है, बेस। मेरे ब्लड में किसकी कमी है, बेस की। हीमोग्लोबिन के पास क्या है, बेस। ये क्या करेगा, यहां से ब्लड से बाइकार्बोनेट रिलीज करके ब्लड में निकाल देगा, और जितना बाइकार्बोनेट ये ब्लड में रिलीज करेगा उतना अल्टीमेट, उतना ही क्लोराइड इसके अंदर वापस आ जाएगा। इस तरीके से ये हीमोग्लोबिन बफर इस एसिडोसिस की कंडीशन को ट्रीट करने में मदद करता है। अब जब बेस कम था इसलिए ये कंडीशन क्रिएट थी, अगर मैं ब्लड में बेस बढ़ा दूं तो वो कंडीशन बैलेंस हो जाएगी। तो इस तरीके से हीमोग्लोबिन बफर, प्राइमरी बफर काम करता है। एसिडोसिस की कंडीशन में ये बाइकार्बोनेट को रिलीज करके ब्लड में डाल देता है, और जितना बाइकार्बोनेट ये ब्लड में रिलीज करेगा उतना उसका अपोजिट इंडिकेटर क्लोराइड, इसके पास एक्सचेंजर में क्लोराइड को अंदर डाल देगा, ताकि आयंस का इंबैलेंस ना हो।
इसलिए जितना ये आयन नेगेटिव आयन देगा उतना नेगेटिव आयन ये अपने अंदर ये रख लेगा, दोबारा ले लेगा। ठीक है, तो जितना ये बाइकार्बोनेट, क्योंकि बाइकार्बोनेट की कमी है, बेस की कमी है, इसलिए बेस को तो बाहर निकाल लेगा क्योंकि ये भी बैलेंस करने में हेल्प कर रहा है, और वापस क्लोराइड को अंदर रखेगा। इस तरीके से ये जो बफर है एसिडोसिस की कंडीशन में काम करता है और पीएच को बैलेंस करने की कोशिश करता है। अगर ये सारे इंडिकेटर पीएच को बैलेंस कर लेते तो ठीक है, अदरवाइज जो पीएच की एब्नॉर्मलिटी एसिडोसिस एल्कलोसिस अल्टीमेट कॉज हो जाएगी। दूसरा पॉइंट, अब आ जाओ एल्कलोसिस। एल्कलोसिस की कंडीशन में ये बफर हीमोग्लोबिन कैसे काम करेगा? देखो इसके पास सेम टाइप के इंडिकेटर ही है, मतलब सेम टाइप के एक्सचेंजर ही है, क्लोराइड और बाइकार्बोनेट। ठीक है, अब समझना पड़ेगा क्लोराइड का तो कोई रोल नहीं है, बाइकार्बोनेट क्या है? बेस। अब बताओ मेरे को, एल्कलोसिस की कंडीशन में बेस का होता है ज्यादा, भाई बेस ज्यादा होता है इसलिए एल्कलोसिस होता है। तो अल्टीमेट आपके शरीर में पहले से ही बेस बढ़ा हुआ है। अब ये हीमोग्लोबिन क्या करेगा? बेस को उठा के ब्लड में डाल देगा, वो बेस को उठा के हीमोग्लोबिन के अंदर डाल देगा, और वापस जितना उसने बेस को उठा के अंदर डाला है, बाइकार्बोनेट को अंदर डाला है, उल्टा उतना क्लोराइड निकाल के बाहर फेंक देगा। इस तरीके से हीमोग्लोबिन बफर एसिडोसिस और एल्कलोसिस की कंडीशन को ट्रीट, इम्बैलेंस पीएच को बैलेंस करने की कोशिश करता है। इस तरीके से काम करेगा। ये है प्राइमरी बफर। पहले बफर का नाम क्या है? हीमोग्लोबिन बफर। पूरा समझ में आया? यहाँ तक कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हो। देखिए दूसरे पॉइंट की मैं बात करूं, दूसरा जो है वो है प्रोटीन बफर। समझो, दूसरा जो बफर है वो है प्रोटीन बफर। प्रोटीन बफर कैसे काम करता है? पहली बात, ये कौन से प्रोटीन है? ये प्लाज्मा प्रोटीन ही है जो आपके ब्लड में प्रेजेंट होते हैं। ये प्लाज्मा प्रोटीन भी आपके ब्लड में बहुत सारे काम करते हैं ना, ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑनकोटिक प्रेशर भी बैलेंस करते हैं और भी काम करते हैं ना। साथ में ये एक काम और करते हैं भाई, आपकी पीएच को बैलेंस करने की जिम्मेदारी भी इनकी है। क्यों सर? क्योंकि ये प्राइमरी बफर का हिस्सा है। ठीक है भाई, प्लाज्मा प्रोटीन होती है एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन, फिब्रोनोजिन, अलग अलग काम करते हैं ये भाई। प्लेटलेट ब्लड क्लोटिंग को संभालता है, ये भाई हीमोग्लोबिन ग्लोबिन वगैरह प्रोटीन बनाने के काम में आता है। ये एल्ब्यूमिन जो है और ऑनकोटिक प्रेशर मेंटेन करती है ना। तो कई सारे काम करते हैं प्लाज्मा प्रोटीन। साथ में एक काम और करती है, क्या करती है? पीएच को बैलेंस करने का काम भी करती है। किस तरीके से करेगी? तो समझिए, वही ये कब एक्टिवेट होगा? ये प्रोटीन जो है, ये प्रोटीन तब एक्टिवेट होगा तब आपके शरीर में एसिडोसिस या एल्कलोसिस की कंडीशन हो जाएगी, मतलब आपकी पीएच जो है डिस्टर्ब हो जाएगी। उसी तरीके से समझना पड़ेगा, आपकी एसिडोसिस या एल्कलोसिस की कंडीशन हो जाएगी। एसिडोसिस मतलब सर आपके शरीर में एसिड बढ़ जाएगा और बेस क्या होगा? कम होगा। दूसरा एल्कलोसिस में एसिड कम होगा और बेस बढ़ जाएगा, उल्टा होगा इसका। ठीक है, उनको बोलते हैं। पीएच की बात कर ली थी हमने, पीएच बढ़ती है 7 से ज्यादा और पीएच 7 से कम। एक्चुअली इसमें पीएच जो है 7.35 से कम होगी और 7.45, क्योंकि नॉर्मल जो रेंज है ब्लड की वो इतनी। देखिए प्रोटीन्स कैसे काम करती है, कैसे एसिडोसिस एल्कलोसिस की कंडीशन में काम करेगी, इसके लिए इनके रिसेप्टर्स को आपको समझना होगा। इनके रिसेप्टर्स को समझना होगा, ये रिसेप्टर्स कैसे काम करते हैं। देखिए प्रोटीन की सरफेस के ऊपर कुछ रिसेप्टर्स होते हैं जो कैरी करते हैं कुछ केमिकल्स, जिनमें एक केमिकल्स का नाम है हाइड्रोजन आयन और दूसरे केमिकल का नाम है कैल्शियम। दूसरे का नाम है कैल्शियम। दो प्रकार के रिसेप्टर्स या केमिकल्स आपके प्रोटीन की सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं। पहले हाइड्रोजन आयन और दूसरा कैल्शियम आयन। आयन इसलिए बोला क्योंकि इन पे पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज लगा होता है। हम बात करें आयन, बार बार मैं एक वर्ड यूज कर रहा हूं आयन। आयन वो केमिकल्स हैं जिनके ऊपर पॉजिटिव और नेगेटिव, जैसे इसके ऊपर पॉजिटिव है, इसके ऊपर पॉजिटिव है, किसी के ऊपर नेगेटिव होता है, किसी के ऊपर नेगेटिव होता है। जिनके ऊपर भी कोई चार्ज होता है, कोई नेगेटिव हो पॉजिटिव हो, उन सबको क्या बोलते हो आप? आयन बोलते हो। अब ये जो आयन है ये दो टाइप के होंगे, ओके सर? एक के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, एक के ऊपर नेगेटिव चार्ज। जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है उनको बोलते हो आप कटायन। क्या बोलते हो? कटायन। और जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है उनको बोलते हैं अनायन। कट से याद रखना, काट दे, काट दिया, कट कर दिया तो कटायन। अनायन, ए फॉर एब्सेंट, नेगेटिव तो अनायन।
जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो वो कटायन, जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज आनायन। अल्टीमेट दोनों को इकट्ठा मैं बोल सकता हूँ आयन, तो इसलिए मैंने बोल रहा हूँ कि इनके ऊपर आयंस प्रेजेंट होते हैं, H पॉजिटिव आयन और कैल्शियम आयन। ठीक है, अब एसिडोसिस और अल्कलोसिस में कोई काम करेगा क्या? करेगा। देखो कैल्शियम का तो कोई लेना देना नहीं है, लेकिन ये जो H पॉजिटिव आयन है ये एसिड का हिस्सा है। ये क्या होता है? एसिड नेचर का होता है। जब मैंने आपको एसिड पढ़ाया तो बताया कि H पॉजिटिव आयन इज ए एसिड, या ये बताया था एसिड कैरी करता है H पॉजिटिव आयन। तो सिंपल बात तो वही होगी कि H पॉजिटिव आयन अगर आपके ब्लड में बढ़ रहे हैं तो अल्टीमेट आपके ब्लड में क्या बढ़ रहा है? एसिड का लेवल बढ़ रहा है। अब एसिड बढ़ेगा तो क्या होगा? कुछ तो चेंज होगा, पीएच को चेंज करेगा। हाँ, तो इसलिए H पॉजिटिव आयन यहाँ पे काम करने वाले हैं सी। देखिए अगर मेरे को एसिडोसिस हो रखा है तो मेरे शरीर में अल्टीमेट एसिड का लेवल क्या है? पहले से ही बढ़ा हुआ है। ये H पॉजिटिव आयन क्या है? एसिड है। तो क्या ये एसिड यहाँ आएगा या वापस यहाँ जाएगा? तो ये जब मेरे शरीर में पहले से ही यहाँ पे H पॉजिटिव आयन बढ़े हुए हैं, तो यहाँ से जो बढ़े हुए H पॉजिटिव आयन है वो इस कैल्शियम चैनल को खाली करके यहाँ से कैल्शियम को तो ब्लड में रिलीज कर देंगे और इस जगह पे हाइड्रोजन आयन चिपक जाएंगे। समझो भाई, एक्सचेंज होगा। ये सारे जो रिसेप्टर है ये दो चीजों को कैरी कर सकते हैं, H पॉजिटिव आयन को भी कैल्शियम। कोई भी कुर्सी पे है, कोई भी बैठ सकता है, हाइड्रोजन भी कैल्शियम भी, खाली नहीं रहनी चाहिए कुर्सी। जब ब्लड में एसिड बढ़ा हुआ है तो एसिड को उठा के तो कहां डाल दिया? इस रिसेप्टर के ऊपर, और यहाँ पे क्या चिपका होगा? कैल्शियम को डाल दिया ब्लड। अब जब यहाँ से हाइड्रोजन कम होगा, हाइड्रोजन आयन कम हो गए, तो अल्टीमेट हाइड्रोजन कम होगा तो ये एसिडोसिस की कंडीशन ट्रीट होगी क्या? होगी। जब मेरे शरीर में पहले से ही एसिडोसिस की कंडीशन है, उसमें से अगर मैं हाइड्रोजन आयन को निकाल के प्रोटीन के ऊपर चिपका दूं तो क्या ब्लड में हाइड्रोजन आयन कम होंगे? होंगे। अगर हाइड्रोजन आयन क्या है? एसिड कम होगा। एसिड पहले बढ़ा हुआ है, अब मैंने कम कर दिया, तो क्या ये पीएच को बैलेंस करेगा? करेगा। ठीक है, इस तरीके से एसिडोसिस की कंडीशन में ये काम करता है। एसिडोसिस की कंडीशन में जो H पॉजिटिव आयन आपके ब्लड में बढ़े हुए हैं, ये H पॉजिटिव आयन प्रोटीन की सरफेस पे जाके चिपक जाते हैं और उतने कैल्शियम ब्लड में रिलीज होके आ जाएंगे। जितने ये हाइड्रोजन आयन यहाँ से उठा के इनकी सरफेस पे चिपकाएगा, अल्टीमेट उतने ही कैल्शियम ब्लड में बढ़ा देगा। तो ये एसिडोसिस की कंडीशन यहाँ पे एक प्रॉब्लम क्रिएट करती है। ये एसिडोसिस को तो ट्रीट करती है, जब एसिडोसिस होता है तो ये साथ में हाइपर कैल्सीमिया भी कॉज कर सकती है, क्योंकि ये ब्लड में से हाइड्रोजन को उठा के तो अपने साथ चिपका रहा, वापस कैल्शियम दे रहा है, तो ब्लड में कैल्शियम का लेवल बढ़ सकता है, हाइपर कैल्सीमिया हो सकता है। अगर ब्लड में कैल्शियम का लेवल बढ़ेगा तो क्या बोलेंगे? हाइपर कैल्सीमिया। कम होगा तो हाइपो कैल्सीमिया। ठीक है, इस तरीके से एसिडोसिस की कंडीशन में ये हाइड्रोजन आयन और कैल्शियम का एक्सचेंज करके ये पीएच को बैलेंस करने में मदद करता है। अगर समझ में आ रहा है तो ठीक है, नहीं आ रहा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, इसको वीडियो को रिपीट कर सकते हैं या हम दोबारा भी इसको देख सकते हैं टॉपिक को। दूसरा एल्कलोसिस। एल्कलोसिस देखो मेरे पास तो वही चीज है, प्रोटीन की सरफेस पे चेंज नहीं होगा। अब की बार क्या है? हाइड्रोजन आयन। एल्कलोसिस की कंडीशन में क्या हुआ है? एसिड का लेवल कम है, मतलब एसिड तो H पॉजिटिव आयन, H पॉजिटिव आयन ब्लड में क्या है? कम है, इसलिए ये अब H पॉजिटिव आयन तो ब्लड में रिलीज हो जाएंगे और वापस इसके बदले उतने ही कैल्शियम इस पे से हट जाएगा ये कैल्शियम, और यहाँ पे क्या ऐड हो जाएगा? मतलब हाइड्रोजन आयन हट जाएगा और वापस यहाँ पे कैल्शियम, जितने यहाँ से हाइड्रोजन हटे उतने ही कैल्शियम जुड़ जाएंगे। इस तरीके से हाइड्रोजन आयन ब्लड में बढ़ेंगे और पीएच क्या होगी? बैलेंस हो जाएगी। इस तरीके से ये प्रोटीन बफर काम करके आपकी पीएच को बैलेंस करने में मदद करेगा। ये था प्रोटीन बफर सेकंड नंबर का। तीसरा बफर है बाइकार्बोनेट और कार्बोनिक एसिड बफर। तीसरे बफर का नाम क्या है? ये नाम थोड़े अजीब से है पर कोई मुश्किल नहीं है। कार्बोनेट और कार्बोनिक एसिड बफर, कार्बोनिक एसिड बफर। देखिए समझो, बाइकार्बोनेट क्या है? बाइकार्बोनेट का फॉर्मूला ये इतनी देर से मैं बता रहा हूं आपको, और आपको पता है ये कैसे नेचर का होता है? ये होता है बेस। जब मैंने बेस पढ़ाया तो आपको बताया कि ये क्या है? बाइकार्बोनेट। ठीक है, या जिसके अंदर भी ये केमिकल होगा वो क्या होगा? बेस। जैसे NaHCO3 नेगेटिव, सोडियम बाइकार्बोनेट बोलते हैं इसको। ये क्या है? ये बेस होता है, एल्कलाइन होता है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर बेस ये केमिकल है। ये केमिकल बताएगा कि कोई केमिकल बेस है या नहीं, है ना? आयन बताएगा। तो बाइकार्बोनेट ये होता है, बेस होता है।
कार्बोनिक एसिड का फॉर्मूला है H2CO3। अब पहले एसिड लिखा हुआ है तो ये कैसे नेचर का होता है, ये होता है एसिड नेचर का। ये जो बाइकार्बोनेट है इसको ऑपरेट करना, इसको कम या ज्यादा करना, शरीर से निकालेगा या बढ़ाएगा, इसकी जिम्मेदारी है किडनी। किसकी जिम्मेदारी है? किडनी। किडनी ऑपरेट करती है इसको कि ये ब्लड में लेवल इसका घटना चाहिए, बढ़ना चाहिए। बाइकार्बोनेट ब्लड से रिलीज हो रहा है, ये इकट्ठा हो रहा है, ये किडनी ऑपरेट करेगी। इस कार्बोनिक एसिड को, बफर तो इन दोनों को इकट्ठा बोल रहे हैं, कार्बोनिक एसिड को जो ये है, ये H2CO3 क्या है, इसकी एबिलिटी है ये आप अपने आप को कन्वर्ट करके वाटर प्लस CO2 बना सकता है और वापस इसमें दोबारा भी आ सकता है H2CO3। समझो, कार्बोनिक एसिड पहली बात कैसे बना, ये बनता है CO2 के अंदर जब पानी मिलता है तो ये क्या बना देता है, बाइकार्बोनिक एसिड। अब ये कार्बोनिक एसिड वापस टूट के वाटर प्लस CO2 भी बना सकता है। इस कार्बोनिक एसिड या इस CO2 जो कि CO2 से बना हुआ है, इसको ऑपरेट करने की जिम्मेदारी है लंग्स की। किसकी जिम्मेदारी है? लंग्स की। लंग्स इसको ऑपरेट करते हैं कि इसका लेवल घटेगा या बढ़ेगा। ठीक है, देखो भाई इसकी बात थी ये